तो वेलकम एवरीवन, इट्स 20 सितंबर 2021 और हम लोग स्टार्ट करते हैं डे नंबर 2, डे 2 ऑफ आवर NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम। आप अपने वीडियोस ऑन कीजिए, रिमेन पार्टिसिपेटिव, खुद को म्यूटेड रखिए, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ जब तक आपको बोला ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, जितना पार्टिसिपेशन आपका रहेगा, जितना एक्टिव आप रहेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट्स बेटर आपके अचीव होंगे। नंबर 1 अगेन। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि 40 पन्ने 40 पेजेस अप्रोक्सीमेटली हमारे हर एक चैप्टर में होते हैं और 500 पन्नों की किताब। यू कैन अंडरस्टैंड कि 12 दिन में से कौन बच्चा है जो 500 पेजेस की बुक को या 400 पेजेस की बुक को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा। टाइप इन द चैट बॉक्स आई। अगर आप में से किसी के पास ये फीलिंग है कि आप ये 400 पेजेस को 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, टाइप आई। ओके, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि 12 डेज में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है, मेरा भी आप लोगों को कहने का मतलब यही है। प्रियंका सक्सेना इज कहिंग, हाँ सी चैट बॉक्स में मैंने आपको पूरी फ्रीडम दी है स्टूडेंट्स। चैट बॉक्स में आपको फुल फ्रीडम है, ऑब्सीन मत लिखिए, कोई ऑब्सीन कमेंट नहीं होना चाहिए, दूसरों की हम लोग रेस्पेक्ट करें। something related to nudity and sexuality, nothing related is being accepted। आप चैट बॉक्स का फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। चैट बॉक्स में आपको जो लिखना है, और मेरी तरफ से, बिकॉज मेरे लिए भी एक फीडबैक होता है चैट बॉक्स आपका कि मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ, वहां से आप रिप्लाई बैक करते जाइए। हाय अर्पित, थैंक यू फॉर राइटिंग। प्रियंका, नॉट पॉसिबल, राइट। सो 40 पन्नों का आज हम लोग इस 1.5 आवर में कंप्लीट करेंगे 40 पेजेस को। सो हु इज रेडी, हु इज एक्साइटेड? कौन कौन रेडी है स्टूडेंट? कौन कौन स्टूडेंट रेडी है? कौन एक्साइटेड है? टाइप एक्साइटेड। जो रेडी है, एक्साइटेड है, चैट बॉक्स का यूज कीजिए, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके बोलना चाहे बोल लीजिए, अप टू यू। ये पूरी फ्रीडम है। मैंने आपको क्या बोला, कुछ चीजों की फ्रीडम नहीं है। किसी के लिए आप गलत कमेंट नहीं करेंगे। सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी, ऑब्सेनिटी, प्रोफेनिटी, इन सब चीजों का हम यूज नहीं करेंगे। बाकी जिसे कहते हैं ना कि शिष्टाचार, लाज लज्जा के तहत जो हम बातें कर सकते हैं, जो हम अच्छा बोल सकते हैं, वो हम करेंगे। परफेक्ट, राइट और राइट? टाइप राइट, टाइप राइट। Okay, thank you. Yeah, Priyanka, let's learn. Okay, so now let's get started. Let's get started. So आज हमारा जो टॉपिक है, so everybody can see my screen right now. Everybody can see the screen. So आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। सो कॉन्सेप्ट में जब हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इसकी बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। फिर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। सो रेडी टू लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड? सी हम लोग कितने टॉपिक्स आज पढ़ने वाले हैं? 1 2 3 4। टाइप करके लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स, आज कितने टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। टाइप इन द चैट बॉक्स, कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग? 10। ओके, लेट मी चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8। लिमिटेशंस इज 8, क्लासिफिकेशन 9 एंड ग्रोथ 10। ओके, सो ऑल ऑफ यू वर राइट। परफेक्ट परफेक्ट, वाओ, आप लोग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? सोनाली ने परफेक्ट बोला, प्रियंका 10, प्राची 10, रूपाली 10, अंशिका 10, हर्षिता 10, हर्ष 10, स्वाति 10, पारस 10, सुरेश 10, खुशी 10, गौरव 10। Perfect. Wow, amazing. So you are amazing students. Wow. Let's move ahead now. Let's get started. So what is a mutual fund? अगर हम बात करते हैं, do anyone know what is a mutual fund? किसी को पता है कि what is a mutual fund? If you know,
ये एनोटेशन बंद कर दीजिए, कीर्ति भसिन, कीर्ति। यस सर। सर म्यूचुअल फंड बेसिकली मतलब जितने भी हमारे पीपल्स होते हैं उनसे हम पैसा लेते हैं एक जगह, मतलब उनको कलेक्ट करते हैं, और जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक जगह को मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, मतलब रिटर्न्स के लिए। Okay, perfect, perfect, perfect. Right. Let me clear the annotation. No drawings, no annotation, please. Okay. So thank you, Kaushal, for sharing that. So म्यूचुअल फंड क्या है कि आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसान शब्दों में आपको म्यूचुअल फंड समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने हम लोग यहाँ पे 58 स्टूडेंट्स हैं, 58 लोग हैं, 58 लोगों ने पूल किया जस्ट 100 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। अब 58 लोगों ने ये पूल करके अगर आप 100 रुपीज लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, कोई एक स्टॉक आएगा, कुछ ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। बट अगर हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपए हर कोई लगाता है, तो हम लोगों ने टोटल फंड कितना इकट्ठा कर लिया, 58,000 रुपीज। नाउ विद दिस व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने 58,000 रुपीज इकट्ठा कर लिया, हमारे पास एक बिगर अपॉर्चुनिटी हो गई। क्या अपॉर्चुनिटी बिगर हो गई? बिगर अपॉर्चुनिटी ये हो गई कि अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि अब हम एक बास्केट ऑफ, जैसे हम लोगों ने जो एग्स वाली बात करी थी, हम बास्केट ऑफ एग्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम कई सारे स्टॉक्स हैं, 1000 रुपए में आपके पास हो सकता है 2 स्टॉक आएंगे, बट 58,000 58,000 रुपीज में आपके पास बहुत सारे स्टॉक आएंगे। व्हाट डू यू से? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू से? 1000 में ज्यादा स्टॉक आएंगे, आप अकेले अकेले स्टॉक खरीदने जाओगे तो ज्यादा स्टॉक आएंगे, या 58,000 में ज्यादा वैल्यूएशन आ जाएगा, ज्यादा पोर्टफोलियो आ जाएगा, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा? कहां पे ज्यादा होगा, रिस्क कहां पे कम होगा? ये 1000 रुपीज में ज्यादा रिस्क होगा या 58,000 59,000 रुपीज में ज्यादा रिस्क होगा? इन्वेस्टमेंट में पैसों वाइज ज्यादा रिस्क होगा, बट 58,000 में क्यों कह रहा हूं कि रिस्क कम होगा? ऑब्वियसली रिस्क कम होगा। यहाँ पे 59,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम क्यों होगा? व्हाई डू यू फील? यस, बताइए, रिस्क कम क्यों होगा? तनु, व्हाई डू यू फील रिस्क कम होगा? Sir, because the amount is larger. ओके, सी अमाउंट लार्जर होने से रिस्क कम नहीं होगा। आप मान लेते हैं एक स्टॉक हमारा 500 का है, तो 58,000 डिवाइडेड बाय 500, हम लोग इतने सारे स्टॉक्स में काम कर पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस। अब जब आप एक स्टॉक में पैसा लगा रहे हो और जब आप 100 स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, ऑब्वियस रीजन है। देखिए इतना तो आप लोग भी बेसिक समझते हैं कि मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रोमोटिव है, उसके बाद मशीन है, इंजीनियरिंग है, आपका फाइनेंस है, आपके बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। हर समय पे हर कोई सेक्टर तो डाउन नहीं होगा ना। आज अगर देखें कोरोना में 2 सेक्टर्स ने बहुत अच्छा बूम किया है। कौन से 2 सेक्टर्स हैं? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। आईटी, ओके, मेडिकल, सर ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज। ओके, और सी पेपर पास। मैं आपको ये पता है क्यों पूछता हूँ? कैन समबडी टेल? मैं आपसे ये क्यों पूछता रहता हूँ और इस जवाब देने से आपको क्या बेनिफिट होगा? स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास में आंसर करने से या पूछने से मेरे क्या बेनिफिट होगा? कैन समबडी टेल? So that we can aware about like what is going on around us. ओके, उसके अलावा एग्जाम में अवेयरनेस जो चाहिए ना, अभी क्या हो रहा है, आपको टाइम मिल रहा है। एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा क्या सोचने का? नहीं। तो हम क्या कर पा रहे हैं, वो जो एग्जाम की प्रिपरेशन है ना, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग दैट एग्जाम प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट हियर, राइट नाउ। एग्जाम में आप कैसे सोचेंगे? देखिए, इज इट नेसेसरी आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे? What do you say, others? I need some other person. Some other person to speak. Okay. Gaurav is saying 100 नहीं आते होंगे। Approximately हमें कितने क्वेश्चंस आते होंगे जो हमें बिल्कुल पक्के पता होंगे? 70, हाँ? 70, 60, 70, 50, whatever it is, right? Clear है ना? तो बाकी के 30 क्वेश्चन, अब नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बाकी के 30 क्वेश्चन का क्या करोगे आप? तुक्का लगाएंगे सर। तुक्का लगाएंगे। अब उसको हम बोलते हैं गैस वर्क। तो गैस वर्क में भी गैस वर्क कैसा होना चाहिए? तुक्का नहीं, उसको हम गैस वर्क बोलेंगे, लेकिन कैसा वाला गैस वर्क बोलेंगे? इंटेलिजेंट गैस।
अब इंटेलिजेंट गेस आएगा कहां से? सी लॉजिक पकड़ना बहुत कुछ सब अपने आप हो जाएगा। लॉजिक पकड़ोगे ना, you will get everything at your plate, in your plate actually. इंटेलिजेंट गैस लगाना है तो कैसे लगाएंगे इंटेलिजेंट गैस? इंटेलिजेंसी से। अब वो इंटेलिजेंसी आएगी कहां से? इन क्लासेस से। इन क्लासेस में हो क्या रहा है, आपकी जो एक्स है ना, जिसे आप कहते हो कुल्हाड़ी, कहते हैं इफ यू नीड 10 hours to sharpen the tree, you need 2 hours to sharpen the axe, or you need 8 hours to sharpen the axe. If you need 2 hours to cut the tree, you need 8 hours to sharpen the axe. 2 घंटे में अगर पेड़ कटता है तो 8 घंटे में आरी तेज की जाती है। सो व्हाट आई एम डूइंग विद यू ऑल इज, मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आपकी जो इंटेलिजेंट गैसेस हैं, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो शार्पनिंग ऑफ द एक्स हो रही है, आपको एक सोचने का तरीका मिल रहा है। आपको पता लग रहा है अच्छा म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन एग्जाम है, उसमें म्यूचुअल फंड ये होता है, और म्यूचुअल फंड में सोचने के लिए ऐसे सोचा जाता है। जैसे आप इंजीनियरिंग, आप में से कुछ लोग यहाँ पे बीटेक बीएससी के हैं, कुछ लोग एमबीए के हैं, तो साइंस वाले बच्चे एक तरीके से सोचते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे एक तरीके से सोचते हैं। तो अब हम सब क्या है, कॉमन आ गए हैं, तो हम कैसे सोच रहे हैं, एक कॉमन तरीके से, एंड दैट कॉमन मेथड इज म्यूचुअल फंड थिंकिंग। हम लोगों का टॉपिक सबका एक है, दैट इज म्यूचुअल फंड। नाउ लेट्स मूव अहेड, बिना ज्यादा देर लगाए लेट्स मूव अहेड। सो नाउ व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? इफ आई आस्क यू, म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 रुपीज अलग अलग लोगों से लिया, और अलग अलग एक किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर ने हमारा वो पैसा जाके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज बेसिकली अ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड practically one does not invest in mutual fund but invest through the mutual fund. अगर ये कहा जाए कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये आप किसके थ्रू कर सकते हो? म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू। देखिए, जब आप मार्केट में पैसा लगाते हो, स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलरली, तो आपको नहीं पता होता कि कौन से इक्विटी शेयर को बाय करना है, आपको नहीं पता होता कि किस बॉन्ड में पैसा लगाना है, आपको नहीं पता होता कि कौन सा शेयर अभी ग्रो करेगा, कौन सा शेयर नहीं ग्रो करेगा। बट मार्केट में बैठे हुए एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। तो आपका पैसा इकट्ठा करके, जैसे मैंने आपको बताया, आपके 59,000, अभी जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हमारे 63,000 रुपीज, हम लोग 59 ही रखते हैं हमने एग्जाम्पल के लिए, वो 59,000 रुपीज हमने एक म्यूचुअल फंड को दिए। उस म्यूचुअल फंड ने हमारे उस पैसे को मार्केट में लगाया, उसने डिफरेंट स्टॉक्स में वो पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल ब्लू चिप में लगाया, मिड कैप में लगाया, स्मॉल कैप, ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ब्लू चिप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। तो वो हमारे पैसे को फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा, कई कई जगह लगाएगा। इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है सुनने में? आर यू गेटिंग सम बेनिफिट? मजा आ रहा है? तो आपने क्या किया, आपने क्या करा, अपना रिस्क दूसरे को दे दिया। अभी अगर आप ये 58,000 रुपए लगाते खुद से, 58,000 रुपीज, तो सारा का सारा रिस्क किसके हाथ में था? आपके हाथ में। लॉस होता आपका होता, प्रॉफिट होता आपका होता। अब आपने कहा ये ले भैया 58,000 रुपीज पकड़, म्यूचुअल फंड वाले, जो भी है म्यूचुअल फंड तेरा नाम, वट एवर हु यू आर, अब आप प्रोफेशनली मैनेज्ड हो। पर वो 58,000 तो लगाते नहीं है, वो तो मे बी दैट इज 5 करोड़, maybe that is 10 crore fund, maybe that is 1 crore fund, whatever it is। तो वो हमारे बिहाफ पे फंड मैनेजर, वहां पे कौन होता है? फंड मैनेजर। यहाँ पे आप फंड मैनेजर होते हो, खुद सारा रिस्क आपका होता है। वहां पे फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस होती है, फंड मैनेजर का एक्सपेंस होता है। और तो फंड मैनेजर हमारे पैसे को शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, अलग अलग जगहों पे लगाता है। नाउ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड एन इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू इक्विटीज, आपको इक्विटी का एक्सेस मिलता है, बॉन्ड का एक्सेस मिलता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस मिलता है। हमने पिछली क्लासेस में ये देखा था, इक्विटी में क्या आता है, जहां पे ओनर शेयर ऑफ द कैपिटल होता है। अब ओनर और शेयर ऑफ द कैपिटल में, इक्विटी में पर्टिकुलरली हम लोग किसकी बात करते हैं? जितने भी मार्केट में शेयर्स, कॉमनली नोन एज शेयर्स, कॉमनली नोन एज स्टॉक्स। सर देन व्हाई कॉमन पीपल म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की?
where there is less when there is less risky than in which okay, see रिस्क है सोनाली, बट रिस्क कंपैरेटिवली कम है। अगर आप डायरेक्टली 1000 रुपीज का शेयर खरीदते हो तो 100% रिस्क है। अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड को आप कैसे, रिस्क तो म्यूचुअल फंड में भी है क्योंकि देयर इज नथिंग गारंटीड, बट पास्ट परफॉर्मेंस, इसलिए लिखा भी रहता है पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। बट आप पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो म्यूचुअल फंड की कि इसने 10% ग्रो किया है हर साल, या 8% ग्रो किया है, या 15% ग्रो किया है, कंपैरेटिवली लेस रिस्की है। Okay, so let's move ahead. So the point is mutual fund is a vehicle, किसके फॉर्म में? एक ट्रस्ट के फॉर्म में। म्यूचुअल फंड हमेशा एक फॉर्म होता है, एक ट्रस्ट। जैसे आपने सोसाइटीज फॉर्म अप करी हैं, आपने सुना होगा मार्केट में सोसाइटी होती है, म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं? एक ट्रस्ट के फॉर्म पे होते हैं। ये क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट एंड सिक्योरिटीज इन लाइन विद स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। गॉट इट? 1 2 3 4 5 सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए? टाइप 1 2 3 4 5 अगर ये सबको क्लियर हो गए 1 2 3 4 5, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपको बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड समझ में आ गया तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। Sir, can you repeat fifth point again? Fifth point is mutual fund is a vehicle in the form of a trust. ट्रस्ट देखिए, आपने मार्केट में सोसाइटीज देखी हैं, ट्रस्ट देखे हैं, आपने बहुत सारी देखे ना, सोसाइटीज होती हैं, ट्रस्ट होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए भी हो सकते हैं। जनरली ट्रस्ट जो होते हैं नॉन प्रॉफिट के लिए होते हैं। तो म्यूचुअल फंड को हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रस्ट फॉर्म करते हैं, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। और वो ट्रस्ट हमारे से, जैसे आप डिफरेंट हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल आईडीएफसी। सो आईडीएफसी एक ट्रस्ट बनाएगा और उस ट्रस्ट के तहत में अलग अलग, उस ट्रस्ट के अंडर में डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आएगा और फिर उसमें आपसे वो पैसा लेगा। जैसे आईडीएफसी मिड कैप फंड, आईडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आईडीएफसी ब्लू चिप फंड, आईडीएफसी ये फंड, आईडीएफसी वो फंड। गॉट इट? सो 1 2 3 4 5 क्लियर? शैल वी मूव अहेड? ओके, so remain connected. मोहम्मद हरीस, अभिषेक त्यागी, अर्पित, मानसी, रूपाली, चित्रांकन, प्राची, समरीन, पलक, अनुप्रिया, गौरव, हिमांशी, प्रियंका सक्सेना, प्रियांशी, अंशिका, अश्मित, अरिजित, आयुषी, खुशी, निखिल, स्वाति, कीर्ति भसीन, कार्तिक, गरिमा, पूजा अग्रवाल, सबके वीडियोस ऑफ है। प्रियांशी, अंशुल, विपिन, पल्लवी, सजल, पारस, किरण, सोनाली, तन्वी, पूजा अग्रवाल, प्रियांशी, अंशुल, विपिन मोटला, पल्लवी गुप्ता, सजल गर्ग, किरण गुप्ता, तन्वी, अभिषेक गुप्ता, पुरु, हर्षित, विवेक, शिवानी, साक्षी तोमर, मानसी, काजल यादव, भव्या कौशिक, मुस्कान गर्ग, आकिब, अनुप्रिया सिंह। से रिमेन ऑन कैमरास। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे 65 लोग हैं, there are 65 people here, and आपके लिए ये ज्यादा मैटर करता है। सी इफ यू रिमेन ऑनेस्ट, सी जब आप किसी कोच को चुनते हैं ना, कोच की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और मैं उन गाइडलाइंस आपको, मैंने क्या बोला, अगर आप 12 दिन जो मैं कहता हूँ आप करते, मैं आपको कुछ और, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप घर के बर्तन साफ करो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चाय बना के लाओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बिरयानी बना के लाओ, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। ओके, जिसका नेटवर्क प्योर है वो, जिस समय नेटवर्क प्योर है वो अपना वीडियो ऑफ कर सकता है, मर्जी आपकी। जहां पे नेटवर्क का इश्यू है, बट कीप इट ऑन, कीप इट ऑन, लेट मी सी दैट यू आर एक्चुअली कनेक्टेड, कीप इट ऑन। अगर दिक्कत है, नेटवर्क का इश्यू है, तो नेटवर्क ऑफ कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको कोई टफ टास्क नहीं कर रहा, मैं आपको कपड़े प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बिरयानी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको चाय बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप कपड़े प्रेस करते हुए मुझे दिखाओ, आप मुझे बिरयानी बनाते हुए शो करो खुद को, आप ये शो करो कि अच्छा आपको मैगी बनानी आती है या खाना बनाना आता है। डिड आई आस्क यू दैट? कुछ ऐसा पूछा मैंने आपसे? किसी से भी ऐसा कहा मैंने ये मुश्किल काम किसी को दिया? या कल का नोट्स मेरे साथ शेयर करो, नोट्स लिखते हुए मुझे दिखाओ दैट यू आर देयर? व्हाट डिड आई से? डिड आई आस्क यू दैट? मैंने बहुत सिंपल सा आपको बोला, वीडियो पे रहो, वीडियो पे रहोगे, आई कैन सी, you can see, and you will be honest with yourself. एक कहावत है ना कि God help those who help themselves.
अब ये हेल्प, जब ये हेल्प करने की बात आती है ना, हेल्प हेल्प सेल्स, तो यहाँ पे है खुद के प्रति सच्चे और ईमानदार होना। सी ऑब्वियस रीजन है, 68 लोगों को मैं चेक तो नहीं करूंगा, इतना आपको भी पता है। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, जिस क्लास में आप बैठे हो मैं खैर वहां पढ़ के आया हूँ, लेकिन आज आप आगे हो सकते हो थोड़ा सा, चले यार सर क्या बातें करते हो, 68 लोगों को आप चेक कर लोगे, मुझे जरूरत भी क्या है, वाई शुड आई। आप कहते सर आप ठीक है वीडियो ऑन करा लिया, आप तो ऐसी बातें करोगे, आप क्या क्या कर लोगे, अच्छा बता दो। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना करूंगा कि कभी कभी किसी का चेहरा देख लूंगा, कभी कभी देख लूंगा कि हाँ दिस पर्सन, सी आपकी कनेक्टिविटी मुझसे होगी ना, सो माइट बी एट टाइम्स आपने मुझे अगर व्हाट्सएप किया, नोट्स पूछे, तो मुझे पता रहेगा हाँ दिस गाय इज और दिस गर्ल इज एक्टिव इन द क्लास। अच्छा ये लड़की हाँ क्लास में रहती है, एक्टिव रहती है। अच्छा ये देखिए मार्केट है ना, मार्केट मार्केट में कोई फंड हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है विजिबिलिटी का। क्लास में भी कौन टीचर आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करता है, या आप किस टीचर के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हो? जो टीचर या तो विजिबल है, या तो आप विजिबल हो या फिर टीचर विजिबल है। कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, दैट्स व्हाट आई कैन से। सो कीप योर वीडियोस ऑन, गेट ऑन योर क्वेश्चंस, जब मैंने क्वेश्चन पूछे गिव द आंसर्स, एंड अगर आप आंसर नहीं भी दे पा रहे हो, मे बी सम अदर पर्सन इज गिवन द आंसर, दिमाग में सोचो अच्छा ये क्वेश्चन आया होता है, म्यूचुअल फंड होता क्या है, अच्छा एक ट्रस्ट होता है, ओके ओके, तो हम जब पैसा नहीं लगा रहे तो ये पैसा लगा रहे हैं, ओके। सो हैव योर क्वेश्चंस इन द माइंड, और वही क्वेश्चन आपको आंसर देगा। जब हमारा पैसा ये लगा रहे हैं तो फिर हमारा रिस्क कैसे कम हो गया, सर बोल रहे हैं कि रिस्क कम हो गया, रिस्क कैसे कम हो गया। Maybe you can put in the chat box also some of your questions, or you can keep your question in the last. ज्यादा कोशिश ये करो कि क्वेश्चन या तो लिख के छोड़ दो अगर आप भूल जाओगे तो, और अदरवाइज राइट योर क्वेश्चन एंड आस्क योर क्वेश्चन इन द लास्ट। मे बी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द लास्ट, बस दैट्स इट। ठीक है बढ़े आगे, गुड टू गो। टाइप जीटीजी, गुड टू गो। जीटीजी, GTA बाय सिटी आप लोग खेले होंगे या खेलते होंगे कुछ, आजकल गेम्स वाले तो बच्चे बहुत हैं। सो टाइप जीटीजी, गुड टू गो। GTG, 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 GTG. Okay, just give me a second. Okay, perfect. GTG. Let's move ahead. Okay. Mute कर लेते हैं. Okay. So now let's get started. What is a mutual fund? ये हम लोग कर चुके हैं. अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का रोल क्या है, क्यों है मार्केट में म्यूचुअल फंड। देखिए रोल, जस्ट गिव मी अ सेकंड। व्हाट्सएप आपने भेजा था। ओके, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड। द रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इज, द फर्स्ट रोल इज, the primary role of mutual fund is to help investors in earning an income or building their wealth by investing the opportunities available in the security market. तो म्यूचुअल फंड का पहला रोल क्या है, वो आपकी मदद के लिए बैठे हैं, वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए बैठे हैं। कैसे कि आप पैसा कमा पाए, आप वेल्थ बना पाए, आप जो भी मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें या पहले की बात करें या आज भी मार्केट, आपको कितनी मार्केट की स्ट्रेटेजी पता होगी। हो सकता है कि आपको पता हो कि फिक्स डिपॉजिट में लगा देते हैं पैसा, आपको लगा होगा कि रिकरिंग डिपॉजिट में लगा देते हैं, आपको पता जरूर है कि शेयर मार्केट में लगा देते हैं, बट आपको यह भी तो पता है कि शेयर मार्केट में रिस्क है, तो आप पैसा लगाओगे ही नहीं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इनकम फ्रॉम द शेयर मार्केट, बट आप नहीं कर पाओगे। तो म्यूचुअल फंड आपका क्या कर रहे हैं, काम को आसान कर रहे हैं। दे आर गिविंग यू द इजीनेस, दे आर हेल्पिंग यू आउट। म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। Second thing mutual fund is doing is, mutual fund offer different kind of schemes to cater to the need of different investors. जैसे मैंने पहले बोला है, मार्केट में डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है जैसे आप लोग हैं अभी 20 इयर्स के, जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। मैं थोड़ा सा कुछ और बात कर रहा हूं, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी जल्दी जल्दी शुरू कर दो, कोई बात नहीं। सो आप एक कैटेगरी है जो रिस्क ले सकता है, एक कैटेगरी है 40 इयर्स वाली जिसके पास रिस्क लेने का टाइम से 20 इयर्स है,
और एक कैटेगरी है 60 ईयर्स जिसके पास रिस्क लेने का समय है ही नहीं। तो म्यूचुअल फंड क्या सबको एसेस कर सकता है, हेल्प कर सकता है? टाइप इन द चैट बॉक्स यस इफ यू फील सबकी हेल्प कर सकता है। 20 वाले की भी कर सकता है, 30 की भी कर सकता है, 40 की भी कर सकता है, 50 की भी कर सकता है, 60 भी की भी कर सकता है। टाइप यस। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। प्राची सिंह यस, हर्षिता यस, ओके, स्वाति यस, हर्ष यस, ओके, अंशिका, पलक, परफेक्ट, अभिषेक, ओके, अभिषेक आपके, परफेक्ट, थैंक यू। सो म्यूचुअल फंड का यही सबसे बड़ा मकसद है कि सबकी हेल्प करो, सबके साथ सबके पैसे का विकास। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज द मनी दैट इज रेज्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली बेनिफिट्स गवर्नमेंट, कंपनीज एंड एंटिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फंडिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स और पेइंग फॉर एक्सपेंसेस। तो म्यूचुअल फंड जब आपसे पैसा लेता है तो वो किसको बेनिफिट जाता है? सारा का सारा पैसा कंपनीज को। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड ने आपसे 1 करोड़ रुपए लिया, इकट्ठा किया 1000 इन्वेस्टर से, 10,000 इन्वेस्टर से, 20,000 इन्वेस्टर से, वो 1 CR कुछ पैसा गवर्नमेंट में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जिसे हम डेट स्कीम्स बोलते हैं, जहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कुछ पैसा डायरेक्ट इक्विटी में जाएगा, स्टॉक्स खरीदेंगे म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे। कुछ पैसा कंपनीज में जाएगा, कुछ पैसा शेयर्स में जाएगा, कुछ पैसा मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को फंड होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड हाउसेस को फंड होगा। और इसके अलावा जो पैसा आप देंगे उसमें से फंड हाउस जो है, जो आपका फंड मैनेजर है, या जो पूरा का पूरा एक म्यूचुअल फंड कंपनी वर्क कर रही है, ट्रस्ट वर्क कर रहा है, उसके एम्प्लॉइज को भी पेमेंट होगा। तो आपके पैसा बोरो करके गवर्नमेंट, कंपनीज और बाकी सारी चीजों की फंडिंग होगी, प्रोजेक्ट्स की फंडिंग होगी, एक्सपेंसेस की फंडिंग। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज म्यूचुअल फंड कैन आल्सो एक्ट एज मार्केट स्टेबलाइजर इन काउंटरिंग लार्ज इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड क्या है? मार्केट स्टेबलाइजर की तरह भी एक्ट करता है। देखिए अगर म्यूचुअल फंड नहीं होंगे ना मार्केट में, तो मार्केट, क्योंकि जनरल पब्लिक क्या है, जनरल पब्लिक के पास इतनी नॉलेज तो नहीं होती है। आपको इतना जरूर पता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बट फिर भी हम में से 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकते। क्योंकि आप चलेंगे, जैसे हमने पूरा पीछे पढ़ा था, आपके पास अपने बायसनेस होंगे, रिसेंसी बायस होगा, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बायस होंगे, अपने बायसनेस होंगे। तो आप उस हिसाब से पैसा लगाएंगे कि अच्छा ये शेयर अच्छा बढ़ रहा है, कर देते हैं, ये शेयर बेकार कर रहा है, नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है, आपके सारे बायसनेस को दूर करके, रिस्क अपने पास लेके, ये सब आगे आपको बढ़ते हुए बेनिफिट दे रहे हैं और मार्केट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में पैसा नहीं आएगा ना, तो क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो आएंगे, पैसा लगाएंगे, एक ही दिन में 10,000 करोड़ डाल देंगे, पंप कर देंगे, और एक ही दिन में 10,000 करोड़ मार्केट से आउट कर लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो म्यूचुअल फंड क्या काम कर रहा है? टाइप म्यूचुअल फंड क्या काम कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। म्यूचुअल फंड किसका, क्या चीज का काम कर रहा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को? टाइप द वर्ड स्टेबिलिटी। यस, मार्केट स्टेबलाइजर। टाइप MS फॉर मार्केट स्टेबलाइजर। मार्केट स्टेबलाइजर, ये क्वेश्चन भी आएगा आपके सामने, मार्केट स्टेबलाइजर। अब स्टेबिलिटी लेके आया शेयर में। अभी आप देख रहे हो सेंसेक्स कैसे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले अगर आप ये 2009 का जब आप क्राइसिस देखते तो शेयर मार्केट 15-20,000 तक आ गई थी। आज मार्केट क्या है, 60,000 सेंसेक्स। क्यों हो रहा है ये सब? व्हाई इज इट हैपनिंग? कोरोना में सेंसेक्स 10,000 बढ़ा होगा लगभग, शायद पिछले साल से अब तक, कोरोना काल में भी, आपके कोरोना के टाइम पे भी। व्हाई? देयर इज सम स्टेबिलिटी इन द मार्केट। तो मार्केट स्टेबलाइजर, जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर होता है ना, बाहर से बिजली ज्यादा आ रही है तो वो स्टेप डाउन कर देता है, कम आ रही है तो स्टेप अप कर देता है, स्टेप डाउन स्टेप अप, स्टेप डाउन स्टेप अप। सो योर म्यूचुअल फंड इज इन वर्किंग लाइक अ मार्केट स्टेबलाइजर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, द स्क्रीन इज फ्रोजन फॉर मी। सो रोल ऑफ म्यूचुअल फंड हमने कवर अप कर लिया।
हमने व्हाट इज म्यूचुअल फंड कवर अप कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं आपको ये भी पता लग गया. अभी आपको ये भी पता लग गया कि म्यूचुअल फंड काम क्यों करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज म्यूचुअल फंड सीक्स टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल इन्वेस्टर्स. तो ये क्या करता है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है. आज जो पैसा आपका बैंक एफडी या कहीं पे लगा हुआ होता, उसने क्या करा, आपसे वो पैसा मोबिलाइज किया, मोबिलिटी लेके आया और स्टॉक मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया. सेकंड ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम whose investment objective reflects their own needs and preference. तो म्यूचुअल फंड आपको ये मौका देता है, ये हेल्प करता है कि आप अपनी नीड्स और प्रेफरेंस के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा पाए. इसका क्या मतलब है, जैसे कोई 60 इयर्स के आपके फादर हैं, लेट से whosoever it is, अभी क्या है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है. अब वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एफडी में पैसा कमा सकते हैं. तो एफडी में क्या मिलेगा, 7%, 6%, समथिंग लाइक दैट. लेकिन हमारे पास मार्केट में डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जहां पे हम लोग 8.75% या 9% भी ले सकते हैं मार्केट से. सेकेंडली, हमें वो थोड़ा सा इक्विटी का एक ही फंड हमारे पैसे को लेके थोड़ा बहुत हमें इक्विटी का एक्सपोजर भी दे सकता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई 60 इयर्स का है, आपको पता है कि अभी वो स्टिल थोड़ा बहुत रिस्क तो ले सकते हैं ना. अगर 100% रिस्क नहीं ले सकते, एटलीस्ट 10% रिस्क तो ले सकते हैं. तो वो ऐसे फंड में पैसा लगा सकते हैं जहां पे 90% सेफ्टी और 10% रिस्क हो. राइट और राइट. आपके लिए तो कुछ भी चलेगा. आपकी एज अभी 20 है, आप कहीं भी पैसा लगा दो, आपके पास तो पूरी जिंदगी है जीने के लिए. 40 साल की पूरी रिस्क है. बाय द वे, हु इज गेटिंग बोर्ड, टाइप आई एम बोर्ड. इफ यू आर नॉट बोर्ड, टाइप नॉट मी. जो बोर हो रहा है वो टाइप आई एम बोर्ड. और अभी मैं अलाउ करता हूँ चीज, आप लिख सकते हो. सी देयर इज नो प्रोफेनिटी, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं लिखोगे आप. इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, टाइप आई एम बोर्ड. और इफ यू आर नॉट बोर्ड, टाइप नॉट मी. ओके, लेट मी चेक कौन कौन बोर्ड नहीं है इसमें. ओके, तनु बेनीवाल इज नॉट मी. ओके, कौशल नॉट मी, प्राची नॉट मी, अरिजीत नॉट मी, स्वाति नॉट मी, अंशिका नॉट मी, विपिन नॉट मी, आयुषी नॉट मी, शिवानी नॉट मी, Priyanshi not me, Himanshi not me, Suresh not me, Arushi not me, Neha not me, Abhishek not me, Aditi not me, Harsh Bana not me, Garima not me, Karan not me, and then you have Vartika not me, Harshita not me, Nikhil not me, Sonali not me, Rupali not me, Akib not me, Simran not me, Neha not me, Priyanka not me, Kirti not me, Harshita not me, Palak not me, Vansh not me, Puru, Sajal and Prachi, Gaurav. Okay, these many people are there. Perfect. So you all are there with me and you are finding it. अभी तक जिसने नहीं बोला है वो बोलेगा. Unmute yourself and speak up. I am giving an opportunity to one person. Unmute yourself and get on the camera. Speak up. Come on the camera. Unmute yourself and speak. I'll say what to speak. Don't worry. Who is coming on the camera? जो अभी तक नहीं आया, आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी. ओके, लेट्स टेक अ रैंडम नेम. क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये क्लास में होते हो तो क्वेश्चन इज सिंपल. कौन आंसर करेगा? एनीबडी कैन आंसर. मुझे उसका नाम भी रजिस्टर हो जाएगा मेरे माइंड में, विजिबिलिटी आ जाएगी कि अगर आप ये क्लास में नहीं होते आज और ये 40 पेजेस को आप पढ़ रहे होते तो आपने कितना सीखा होता और क्लास में आने से आपको क्या मिला. व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ कमिंग टू द क्लासेस? जल्दी से खुद से कोई एक इंडिविजुअल आ जाए जो अभी तक जिसने बात नहीं करी है, और अदरवाइज आई एम टेकिंग द नेम. ओके, लेट्स गिव द अपॉर्चुनिटी टू सिमरन. नॉट सिमरन, सिमरन से पहले बात हो चुकी है. शिवानी गुप्ता. एंड देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू सुरेश. शिवानी एंड सुरेश, आप दोनों बताएंगे कि क्या हुआ है आपको क्लास में आने से. What is the benefit you have got? और यार क्लास में क्यों आना चाहिए? खुद से पढ़ सकते हैं बट फिर भी क्लास में क्या ठीक लगा आपको, क्या अभी तक नजर आया आपको? सर खुद से सर रीड ही कर सकते हैं, सर उनका मीनिंग समझने में डिफिकल्टी होती है. और फिजिकल क्लासेस में अगर सामने सर वो इजीली समझ में आ जाता है. ओके, थैंक यू.
अभिषेक ने हैंड रेज किया। अभिषेक, अनम्यूट एंड स्पीक, कम ऑन कैमरा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, क्लास में आने से जो हमारे डाउट्स हैं किसी चीज से रिलेटेड, वो हम आप तभी के तभी आपसे सॉल्व कर सकते हैं पूछ के। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला है ऐसे क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स गिव अ चांस टू टाइम से to a girl. डबल टाइम हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसे दोबारा रीड करने को। Perfect. Thank you for sharing that. Thank you for sharing that, Shivani. Amazing. Bingo. Thank you. 100%. Bang on. थैंक भाई यू सर। दो बार क्यों पढ़ाई करेंगे? हम पागल हैं क्या? बेवकूफ हैं हम? अकल नहीं है हमारे पास जिंदगी में? भगवान ने अकल नहीं दी क्या हमें? एक अच्छा खासा टीचर मिल रहा है, ठीक है, पैसे नहीं लग रहे हैं, 15,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे कहते हैं ना, वो मार्केट में कहते हैं ना कि आपको एडेड बोनस, आप दिवाली ऑफर चल रहा है आपके यहाँ, आपके घर में, ठीक है। फॉर्म भी कोई और भर रहा है, आपको तो सिर्फ खाली पेपर देना है। फॉर्म भी कोई और भर रहा है, पैसे भी कोई और दे रहा है, पढ़ा भी कोई और रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, पैसे भी देने नहीं है। तो आपसे क्या बोला जा रहा है भाइयों, दोस्तों? क्या बोला जा रहा है आपसे? आपके साथ टीम लीज, बांके बिहारी एजुकेशन सोसाइटी क्या बोल रही है आपसे? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? सिर्फ इतना ही ना? क्या? व्हाट एम आई सेइंग? जस्ट क्लास में आ जाओ, दैट्स इट। यू नो 90% ऑफ द सक्सेस इज व्हाट? एक कहावत है इंग्लिश की, 90% ऑफ द सक्सेस इज व्हाट? कैन समबडी टेल मी 90% ऑफ द सक्सेस इज व्हाट? 90% of the success is just showing up. Type in JSU. Type JSU. Just showing up. और अपने लिए लिखना, किसी और के लिए मत लिखना। या कि सर ने बोला है कि JSU लिखते हैं, चलो जल्दी से JSU लिखते हैं। बिकॉज आपने शो किया है आज क्लास में, आप 90% आपकी हो गई सक्सेस, हो गई आपकी जीत। आपको पता है आज हम 20% सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। मेरी गारंटी है 20% आप घर में तैयार करके दिखाओ। आज हमारा 20% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। 20% छोटी वैल्यू है क्या? छोटी बात है क्या 20% सिलेबस कवर करना? इजी है क्या? खीर है क्या? खा लोगे ऐसे ही? इज इट सो इजी? पर्टिकुलर लोगों के ना एग्जाम पास नहीं होता है कई बार, और आप जैसे, मतलब आपने क्या किया ना, सिर्फ कुछ किया ही नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ क्लास में आ गए। और जैसे आपके क्लास में आप आ गए, जस्ट शोइंग अप, यू आर 9/10। आज आप कुछ करो या नहीं करो, पैसिवली सुनो, एक्टिवली सुनो, आप जो भी, आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लास में हो, आपने पैसिवली सुना मुझको, एक्टिवली सुना मुझको, रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो आज हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? अगर मैं आपसे बोलता हूँ 20% ऑफ 100 इज हाउ मेनी? 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस तो काम कम बात है क्या? आसान बात है क्या? इज इट इजी? हलवा है, कोई भी खा लेगा। इज इट इजी? नो सर। Congratulate yourself and give clapping for yourself. Give clap for yourself. You are already 20% done. और किया क्या? ऐसे क्लास में आए हो और यही आपको करना है अगले 10 दिन और। Clap for yourself. Because see, self love and self motivation is very important. खुद को मोटिवेट करना। Yes, I did it. 2 दिन रहा हूं ना, अगले 10 दिन भी रहूंगा। 2 दिन रही हूं क्लास में, अगले 10 दिन भी रहूंगी। मैं हूं ये। पता है ये छोटी छोटी जीत पता है क्या काम करती है? आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 12 दिन क्लास में रह गए ना, फेसबुक पे अवेलेबल हूं मैं, काफी जगहों पे अवेलेबल हूं, ऐसे ही ढूंढ सकते हो। टाइप कोच आशीष जुनेजा, जैसे आप कोच आशीष जुनेजा लिखोगे ना गूगल पे, मैं आ जाऊंगा पूरा। आप कहीं भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो एंड बिलीव मी, यू विल थैंक मी लेटर। ये मेरी गारंटी है। जिंदगी में किसी भी समय पे यू विल बी थैंकिंग मी। आई डोंट नो, हो सकता है मार्केट में मिल जाए, हो सकता है कि किसी एयरपोर्ट पे मिल जाए, हो सकता है कहीं बस अड्डे पे मिल जाए, हो सकता है कहीं फ्लाइट में मिल जाए, हो सकता है कहीं मिल जाए, और मे भी हो सकता है सोशल मीडिया पे मिल जाए। एंड यू विल थैंक मी एंड आई मे नॉट रिमेंबर, बट आई कैन से दैट यू विल थैंक जस्ट बीइंग शोइंग अप। ओके, लेट्स मूव अहेड। So why are students dropping from the class? Can somebody answer?
यस मतलब कुछ लोगों को से नेटवर्क इशू हो रही है, इस वजह से उनको अपने आप डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके ठीक है, चलेगा। ओके चलेगा। चिंता हो जाती है ना भाई कि भैया क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या बात है। अब जब साथ में बैठे हैं, नाव में साथ साथ बैठे हैं ना, तो अगर कोई एक उतर के जाने लगेगा तो दिक्कत तो होती है ना कि भाई क्यों उतर रहा है, क्या दिक्कत है, साथ लेके। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। तो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो म्यूचुअल फंड देता है, फर्स्ट इज पैसा मोबिलाइज करता है, नंबर 2 आपकी नीड्स और प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देता है, और थर्ड 3 की इंपॉर्टेंट पॉइंट SLR, टाइप SLR, और कहीं भी नोट्स में लिख लीजिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में म्यूचुअल फंड के, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न। आप FD में पैसा क्यों लगाते हो? सेफ्टी की वजह से। आप FD में पैसा क्यों लगाते हो? लिक्विडिटी की वजह से। आप FD में पैसा क्यों लगाते हो? रिटर्न की वजह से। ठीक है, भले ही कम है लेकिन है। सो SLR इज द की मेन कंपोनेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। बाय द वे, हु इज फाइंडिंग दिस माइंड मैप मेथड यूजफुल? ये माइंड मैप मेथड से किसको मजा आ रहा है? टाइप मजा आ रहा है, MAR टाइप मजा आ रहा है, MAR। ओके ओके ओके, MAR का मतलब मार नहीं है, MAR का मतलब है मजा आ रहा है, मार 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 नहीं, आई एम नॉट सेइंग मार मार मार, आई एम सेइंग मजा आ रहा है, MAR। कोई पिटाई नहीं हो रही किसी की यहाँ पे। So now we have covered mutual fund, role of mutual fund, investment objectives. Now example of investment objectives, investment objectives के examples हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या examples हैं। So कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है? कुछ लोगों को पैसे, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ओवरनाइट भी हो सकता है। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ओवरनाइट। तो ओवरनाइट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है, और मोबिलाइजेशन हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये हम लोग बेसिकली 4 पॉइंट्स में ही रखते हैं अभी। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो जैसा पहला इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि आपको ओवरनाइट पैसा चाहिए, तो ओवरनाइट स्कीम्स भी हमारे पास अवेलेबल है। ओवरनाइट मतलब रातों रात। अब रातों रात की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रातों रात की जब बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? द स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम विद हाई लिक्विडिटी बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी 1 बिजनेस डे। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में ऐसी भी स्कीम्स हैं जहां पे एक दिन पैसा लगा सकते हैं, ओवरनाइट फंड्स। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज इक्विटी फंड। सो एग्जांपल ओवरनाइट फंड, दूसरा है इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इक्विटी फंड का ऑब्जेक्टिव होता है जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन ऑब्लिक इनकम फ्रॉम अ पोर्टफोलियो। आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कैपिटल क्या है? मान लेते हैं हमने 10,000 रुपए लगाए थे, अब वो 12,000 हो जाए, 14,000 हो जाए, 15,000 हो, 20,000 हो जाए। प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी में आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑनर शेयर ऑफ द कैपिटल, जो आप स्टॉक मार्केट में जिसको आप कॉमन भाषा में शेयर बोलते हो ना, उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर होते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड कैसा है हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहां पे इक्विटी भी है, डेट भी है, और उसके अलावा कमोडिटी भी है। सो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय पोर्टफोलियो, जहां पे इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स टू जनरेट रेगुलर इनकम। ओके, नाउ लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी। अब कुछ हम लोगों को पैसा लॉन्ग ड्यूरेशन, तो मार्केट में क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स भी है। यहाँ पे क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे आप सभी लोगों के पास आज की डेट में अपने लिए एटलीस्ट 40 इयर्स तो हैं। 60 इयर्स में अगर आप रिटायर होंगे तो आपके पास अभी 40 साल है कैपिटल को अप्रिशिएट करने के लिए, और आप रेगुलर स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम ला सकते हो। लगातार एक ऐसी स्ट्रीम ऑफ इनकम जो आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के थ्रू भी मिल सकती है, फिक्स्ड इनकम रेगुलरली।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है the money mobilized from investors invested by mutual fund scheme in a portfolio of securities as per SI scheme investment objective. तो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, स्कीम के आज हम लोग अभी आगे जाएंगे नीचे, तो हम लोग डिफरेंट स्कीम ऑब्जेक्टिव्स भी समझेंगे। हर स्कीम का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी का कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, किसी का कैपिटल प्रोटेक्शन हो सकता है, किसी का वेल्थ जनरेशन हो सकता है, किसी का शॉर्ट टर्म हो सकता है, किसी का लॉन्ग टर्म हो सकता है। देयर आर डिफरेंट मेथड। हाँ, ये एक क्वेश्चन भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस बिलोंग टू यूनिट होल्डर, अदर्स आर पेड कमीशन फॉर फी। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस किया है, इस पॉइंट को आप क्वेश्चन, इस पॉइंट में क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो किसके पास होता है, मतलब वो प्रॉफिट और लॉस किसका होता है। समझ में आया? कैन समबडी आंसर? जो म्यूचुअल फंड में लॉस हो रहा है वो किसका है? ये क्वेश्चन आता है आपके लिए और मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कोई प्रॉफिट और लॉस होता है वो किसका होता है? person who is investing. यस, द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या इन्वेस्टर यूनिट होल्डर। उसको इन्वेस्टर भी बोलते हैं, उसको यूनिट होल्डर भी बोलते हैं। यूनिट होल्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पैसा जो है यहाँ पे यूनिट्स में लगा होता है। जैसे एनएफओ आया तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 10 करोड़ मान लेते हैं, उनका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उन्होंने बोला कि एक यूनिट हमारी आज की डेट में न्यू फंड ऑफर में, जब भी नया फंड मार्केट में लाए हैं, वो 10 रुपए की एक यूनिट है। तो आपने 1000 रुपए लगाए तो कितनी यूनिट आपने खरीद ली उस फंड में? आपने कितनी यूनिट खरीद ली 1000 रुपए लगा के? 100 यूनिट, राइट? तो आप कौन हो गए? आपको हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, आपको हम यूनिट होल्डर भी बोल सकते हैं, राइट? प्रिडोमिनेंटली आप कौन हो? आइडियली आप हो कौन? यूएच। यूएच मतलब unmute and speak. Uni holder. Unit holder. I'm just typing it again. UNITHOLDER. तो प्रॉफिट और लॉसेस भी सारे आपके होंगे। फंड मैनेजर को क्या मिलेगा? फंड मैनेजर को क्या मिलता है? Commission. फंड मैनेजर को सैलरी मिलेगी। आप कल को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हो ना सारे के सारे भाई? उसी के लिए तो एग्जाम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो ना, सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हो एग्जाम पास करके। आपको क्या मिलेगा? जो आपने लास्ट बोला पहले, वही आंसर है, कमीशन। कमीशन, सिंपल। तो यानी कि सारा प्रॉफिट एंड लॉस किसका है? यूनिट होल्डर का है। बाकी सबको क्या मिलेगा? या तो सैलरी मिलेगी या कमीशन मिलेगी, बस। इसके अलावा कोई मॉडल नहीं है। और सारे खर्चे किससे लिए जाएंगे? यूनिट होल्डर से। यूनिट होल्डर से, यानी कि जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी हो सकती है, ट्रस्ट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं एफएमसी। एफएमसी क्या होता है? कैडबरीज की चॉकलेट, जिसने जल्दी से आंसर दिया एफएमसी का, टाइप एफएमसी। जल्दी से एफएमसी का मीनिंग बताइए। एफएमसी फंड मैनेजमेंट चार्जेस। फंड मैनेजमेंट चार्जेस। जब फंड को हम मैनेज करते हैं तो उसमें चार्जेस लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्वाइप करोगे तो कुछ शेयर्स में, जिस दिन आप स्वाइप कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली जब आप मार्केट में शेयर्स भी जब आप इतने सारे खरीदते हो, बेचते हो, तो टैक्स तो लगता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। उसके अलावा जब फंड मैनेजर वो रिस्क ले रहा है, उसके भी तो कुछ खर्चे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो फंड को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं। इतने सारे एम्प्लॉय बैठे हैं, फंड मैनेजर बैठा है, पूरा का पूरा ट्रस्ट है, हाउस है, तो कौन बियर करेगा? यूनिट होल्डर। बट इट, चलें आगे चलें। सो नाउ दिस इज डन। Now the next topic is investment of example of investment objective। ये हम लोग कर चुके हैं, right? This is done, perfect। Now let's move on to the investment policy of mutual fund। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है? Let's understand the different policy। So each mutual fund starts with the investment objective। हर म्यूचुअल फंड का क्या होता है? एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, राइट?
बिना ऑब्जेक्टिव के आप कोई काम करते हो? अभी आप यहाँ पे क्लास में आए हो, क्यों आए हो? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सर पेपर क्लियर करने के लिए, उसके बारे में वो पढ़ने का। राइट, NISM सर्टिफिकेशन इज योर ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे ही हर म्यूचुअल फंड का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल प्रोटेक्शन है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कमोडिटी है, रियल एस्टेट है। क्या है ऑब्जेक्टिव? कैसे कमाएंगे इसमें, ग्रोथ कैसे लेके आएंगे? सो देयर इज एन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज म्यूचुअल फंड स्कीम with the objective of providing liquidity would invest in money market investment। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, जैसे अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसको लिक्विडिटी चाहिए, या वो फंड हाउस, क्योंकि फंड हाउस कैसे बनाता है स्कीम, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो कहां लगाएगा? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और इन डेट पेपर्स। मनी मार्केट कैसी है? मनी मार्केट आप देखते हो, इसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट है जहां पे मनी इज बॉट एंड सोल्ड। जैसे रिजर्व बैंक में अगर आप देखते हैं तो रिजर्व बैंक क्या करता है, देयर इन द सेकेंडरी मार्केट देयर इज अ केस ऑफ ओवर टी बिल्स। मनी मार्केट में क्या आते हैं? टी बिल्स, 14 days, 64 days, and there are other 14, 64 and the rest days I'm not coming to mind। तो 14 दिन के टी बिल होते हैं, 64 days होते हैं, या 128 days होते हैं, समथिंग लाइक दैट। सीधा डबल करते चले जाओ, 14, 64 एंड देन 128। तो इस तरीके के टी बिल्स आते हैं मार्केट में। तो मनी मार्केट में क्या हुआ? 100% सिक्योरिटी, 100% लिक्विडिटी, ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि अब मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ ग्रोथ नहीं होगी बहुत ज्यादा? मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि ग्रोथ नहीं होगी? ग्रोथ उतनी ही होगी जितना उस टी बिल का फिक्स्ड कूपन रेट है। कूपन रेट क्या होता है? टी बिल का एक फिक्स कूपन रेट होता है कि ठीक है, ये टी बिल जो है 8.75% या 8%, जो गवर्नमेंट का जो भी रेट है वो रेट है। सो नेक्स्ट इज दिस। सो नेक्स्ट कम्स टू द थर्ड पॉइंट इज a mutual fund scheme that aims to generate capital appreciation over long term periods would invest in equity shares। अगर आपको long term growth चाहिए तो कहां लगाएंगे पैसा? equity shares में। और the scheme just give me a second, the scheme, this would reflect the scheme asset allocation which would be disclosed in SID। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होता है, बोलते हैं जिसको हम SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। आपके सामने ये क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इज SID? SID होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द फंड मैनेजर में अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स। कई सारे स्टाइल है फंड के। अब जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जैसे हम कह रहे हैं, लिक्विडिटी हो सकती है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है, स्कीम की डिफरेंट स्टाइल हो सकते हैं। ग्रोथ स्टाइल हो सकता है, वैल्यू स्टाइल हो सकता है, फोकस फंड हो सकता है, डाइवर्सिफाइड फंड हो सकता है। तो आपका फंड मैनेजर कोई भी स्टाइल के फंड लॉन्च कर सकता है। और खरीदेगा कौन? आप क्या करेंगे? क्योंकि फंड मैनेजर ने एक नया फंड लेके आया है बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, तो वो स्टाइल के जो मतलब जो स्टाइल आपको चाहिए। अगर आपको देखिए, सी आप एक यूनिट होल्डर हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आप सभी लोग कौन से टाइप के फंड में इन्वेस्ट करेंगे? ग्रोथ, वैल्यू, फोकस, डाइवर्सिफाइड, अकॉर्डिंग टू योर एज आप किस टाइप के फंड में अभी इन्वेस्ट करेंगे? तो ग्रोथ ऑब्वियसली, आपके पास टाइम है। सर, आप अभी growth। वैल्यू नहीं देखेंगे, आप अभी फोकस्ड फंड नहीं देखेंगे। फोकस देख सकते हैं कि अगर आप आज आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी, कोरोना में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है या कोरोना में आपको फार्मा सेक्टर बढ़ रहा है तो आप कर सकते हैं। बट फोकस फंड आपके लिए ठीक है, बट फोकस फंड में क्या हो सकता है कि जो रिटर्न है वन साइडेड हो सकता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कल को कोई मार्केट में चेंज आता है तो फोकस फंड, जैसे रियल एस्टेट में जिन लोगों ने फोकस फंड में पैसा लगाया होगा आज उनकी ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए फोकस फंड में पैसा लगाना ज्यादा समझदारी नहीं कही जाती। बाकी डाइवर्सिफाइड फंड है। अब डाइवर्सिफाइड फंड आपके लिए ग्रोथ फंड, डाइवर्सिफाइड फंड क्यों वैल्यूएबल है, क्यों ज्यादा अच्छा है आपके लिए? कौन बताएगा? डाइवर्सिफाइड फंड कौन सा होता है? व्हाट इज अ डाइवर्सिफाइड फंड?
which divided into different sectors in which we invest into different sectors. Okay, वो different areas कौन से हो गए? So maybe IT or pharmaceuticals और ये सब. Okay, वो तो सब चलिए मान लेते हैं हम उसको इक्विटी के अंडर में आ गया. इक्विटी, डेट, कमोडिटी. Yes. इक्विटी, डेट, कमोडिटी. तो आपके लिए ग्रोथ वाला ऑप्शन क्यों फायदेमंद है ज्यादा? यस आरुषि, ग्रोथ वाला क्यों ऑप्शन फायदेमंद है? बिकॉज़ सर हमारे पास अभी टाइम है. आप सब लोगों के पास टाइम है, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है. यू हैव द टाइम एंड द रिस्क टेकिंग एबिलिटी. अभी डाइवर्सिफाइड अगर आप रखते हो तो होगा क्या? कमोडिटी क्या है? कमोडिटी में कम पैसा बनेगा. जैसे सोना जितना ग्रोथ दे रहा है वो उतना ही देगा. डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि 8% है तो 8% ही देंगे. लेकिन जब आप 100% इक्विटी में लगाते हो, एटलीस्ट ऐसी जगह लगाते हो जहाँ पे 90% इक्विटी में है, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन फास्ट होगा. आपके पास बहुत सारा टाइम है मार्केट के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. So now the next thing is so let's talk about the investment policy of mutual funds. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जब एक म्यूचुअल फंड क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करता है? The first is each mutual fund starts with investment objective. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो अब म्यूचुअल फंड जिसमें लिक्विडिटी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले में लगाएगा, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. ये पॉइंट हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं. म्यूचुअल फंड जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए वो इक्विटी में लगाएगा पैसा, और ये सारा का सारा एसआईडी में इंफॉर्मेशन सारी की सारी होगी. ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं. द लास्ट थिंग इज फंड मैनेजर जो है डिफरेंट स्टाइल अडॉप्ट कर सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. सो म्यूचुअल फंड के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? फर्स्ट है यूनिट्स. मैंने आपको अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. यूनिट्स क्या होती हैं? जब एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो उसको क्या इश्यू होती हैं? यूनिट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स से द यूनिट कॉस्ट है 10 रुपीज और आप 1000 रुपीज लगा रहे हो एक म्यूचुअल फंड में, तो आपको क्या यूनिट इन्वेस्ट, आपको कितनी यूनिट्स मिली? 100 यूनिट्स. So investor that the investment that investor makes in scheme is translated into certain number of units in the scheme. Thus an investor in the scheme is issued units of the scheme. तो आपको क्या मिलती हैं? यूनिट्स. नंबर 2 फेस वैल्यू. जब एक नया फंड ऑफर मार्केट में आता है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है. बाद में धीरे धीरे एप्रिसिएशन होता है, बट न्यू फंड ऑफर एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके आता है कि हमारे फंड की जो यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपीज होगी, 100 रुपीज होगी, 1000 होगी, वट एवर इट इज. द फेस वैल्यू इज रेलिवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव. थर्ड होता है यूनिट कैपिटल. यूनिट कैपिटल क्या है? कि एक यूनिट प्लस आपने जितनी कैपिटल लगाई मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इज योर यूनिट कैपिटल. फॉर एग्जांपल आपने द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय स्कीम मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू. आपने 100 यूनिट खरीदी एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच. सो व्हाट इज योर यूनिट कैपिटल? टाइप इन द चैट बॉक्स. सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए. सोइए नहीं, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए. आपने 10 रुपीज की एक यूनिट थी और आपने 100 यूनिट्स खरीदी हैं हर एक ने. व्हाट इज योर यूनिट कैपिटल? 1000. ओके. कीप राइटिंग. ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है. परफेक्ट. सो योर यूनिट कैपिटल इज 1000 रुपीज. परफेक्ट. ओके, थैंक यू. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस. बार बार होने वाले फंड मैनेजमेंट जब हम करते हैं, जब हमारा म्यूचुअल फंड हाउस एक फंड को मैनेज करवाता है तो वहां पे फीस और कमीशंस होती हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाएगी. एसेट मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है. इसको हम लोग अंडर एसेट मैनेजमेंट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो भी एसेट्स आपके पास हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हों या कुछ भी है, उनका भी एक चार्ज लगेगा, उनके भी एक्सपेंसेस हैं. एंड द स्कीम एक्सपेंसेस डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग एनएवी.
और जो भी आप एनएवी क्या होती है, एनएवी क्या होती है, व्हाट इज एनएवी? नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू। तो डेली की एनएवी 2:30 बजे जब ये म्यूचुअल फंड का आपका क्लोजिंग बेल लगता है 2:30 उस क्लोजिंग डे के लिए, तो उस दिन आपकी स्कीम की जो एनएवी कैलकुलेट होती है। जब न्यू फंड, मान लेते हैं अभी न्यू फंड ऑफर आया मार्केट में 10 रुपीज की फेस वैल्यू पे, तो व्हाट इज एनएवी? व्हाट इज द एनएवी? फेस वैल्यू है 10 रुपीज, न्यू फंड ऑफर आया मार्केट में, व्हाट इज द एनएवी? 10 रुपीज। अभी वो लिस्ट हो गया है फंड और अब डेली ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। म्यूचुअल फंड डेली सेबी से, क्योंकि एएमएफआई से और सेबी से रूल्ड होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अभी वो ट्रेड हो रहा है। अभी उसकी जो प्राइस है आज का क्लोजिंग डे 2:30 पे मान लेते हैं 11 रुपीज 20 पैसा है, तो व्हाट इज द एनएवी टुडे? व्हाट इज द एनएवी? 10 रुपीज या 11.20? 11.20। यस, दैट इज द एनएवी। तो हमारी डेली वीक एक बार फंड लिस्ट हो गया, एक बार फंड लिस्ट हो गया स्टॉक्स लिस्ट उसमें स्टॉक मार्केट में, उसके बाद क्या होगा? डेली के लिए। अच्छा एक चीज बताइए मुझे स्टूडेंट्स, उस दिन जब मैंने आपके सामने वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट जब ओपन किया था, दैट वाज बेटर और दिस वे इज बेटर? लर्निंग दिस वे इज बेटर। लर्निंग दिस वे इज बेटर। दिस वन। ओके, कोई और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे कि दैट पीडीएफ वाज बेटर? टाइप पीडीएफ। जिसको वो पीडीएफ बेटर लगा था टाइप दैट। जिसको वो पीडीएफ मेथड बेटर लगा था टाइप पीडीएफ। ओके, नो वन। सो आई कैन एज्यूम कि ये मेथड फिर ज्यादा अच्छा है एज फॉर द स्टूडेंट। ओके, ठीक है। मुझे सिमरन का मतलब चेहरा हिलता हुआ दिख रहा है, शी सेइंग शी इज नॉडिंग हर हेड, दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स, हमारे पास 20 मिनट है। व्हाट डू यू से? लेकिन फिर आप लोग चले जाएंगे, फिर अगर मैं ब्रेक देता हूँ ना तो स्टूडेंट दिक्कत क्या करेंगे कि आने में टाइम लगाएंगे। ओके, 20 मिनट कंटिन्यू करते हैं। आई वांटेड टू गिव द ब्रेक बट स्टूडेंट फिर आते नहीं है एंड आई विल बी वेटिंग। लेट्स फिनिश इट। सो आपको रेकरिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गए। रेकरिंग एक्सपेंसेस क्या है? कमीशन हो सकती है, आपके एक्सपेंसेस हैं जो फंड हाउस को देने पड़ सकते हैं। एनएवी आपको समझ में आ गई, ठीक है। और जब आप किसी दिन की, जब आप स्कीम एक्सपेंसेस जो हैं एनएवी कैलकुलेट करते वक्त डेली वो माइनस किए जाते हैं। डेली जो भी आपकी स्कीम के एक्सपेंसेस हैं जिस समय आप एनएवी कैलकुलेट कर रहे हो वो माइनस किए जाते हैं। सो नाउ नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। NAV is also the net realizable value per unit in the case scheme is to be liquidated। जिस समय आप स्कीम को लिक्विडेट कर रहे हो, स्कीम को लिक्विडेट कर रहे हो मतलब या तो आप एज ए यूनिट होल्डर छोड़ रहे हो उसको, आप सेल कर रहे हो अपनी यूनिट्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हाउ मच मनी कुड बी जनरेटेड इफ ऑल द होल्डिंग्स ऑफ द स्कीम आर सोल्ड एंड कन्वर्टेड टू कैश। अगर सारी की सारी जितनी हमने इसको ऐसे समझते हैं, एक फंड मैनेजमेंट है, IDFC का लार्ज कैप फंड है, जस्ट एन एग्जांपल। उन्होंने आज सोचा कि सारी की सारी हम लोग यूनिट्स को सेल ऑफ कर देते हैं मार्केट में। तो जब वो सारी की सारी यूनिट को मार्केट में सेल ऑफ कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट एसेट वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द NAV। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि NAV मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। आज अगर आप एक NAV किसी उसकी स्कीम की 10 रुपीज है और मार्केट में उसकी 10,000 यूनिट्स है, तो 10,000 × 10 इज द टोटल नेट एसेट वैल्यू। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, AUM शॉर्ट फॉर्म में किया। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता है कि जितना भी टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो भी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम है एंटायर कंप्लीट, इसको हम लोग बोलते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इफ द स्कीम हैज पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक, AUM गोज अप। अगर स्कीम प्रॉफिटेबल हो रही है तो ऑब्वियस है कि उसकी एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी, और स्कीम अगर नेगेटिव है तो उसकी एसेट AUM कम हो जाएगा। इफ द स्कीम इज ओपन टू रिसीविंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स इवन पोस्ट NFO, कई बार ऐसा होता है कि NFO के बाद भी दोबारा वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपसे, तो उस केस में क्या होगा? AUM क्या हो जाएगा?
कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम होगा कि बढ़ जाएगा? AUM आपने NFO में पैसा लगाया, उसके बाद उन्होंने बोला 6 मंथ्स के बाद कि फिर से हम एक मौका दे रहे हैं इन्वेस्ट करने का एट द फेस वैल्यू, तो AUM विल गो डाउन और अप? AUM विल गो अप क्योंकि पैसा बढ़ जाएगा ना। टोटल एसेट्स भाई पहले मान लेते हैं, सिंपल है, 100 यूनिट है, 10 रुपए की यूनिट है, तो टोटल एसेट्स कितने थे? 1000 रुपए के थे। अब उन्होंने फिर से कहा कि आप 1000 रुपए और इन्वेस्ट कर दो, अब टोटल एसेट 2000 रुपए के हो गए, तो AUM बढ़ जाएगा ना। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, मान लेते हैं स्कीम लॉसेस में चल रही है, AUM कम हो जाएगा। स्कीम प्रॉफिटेबल हो रही है, AUM बढ़ जाएगा, राइट? सो नाउ mark to market. What is MTM? Mark to market. The process of valuing each security in the market in the investment portfolio of a scheme is current market is called mark to market. जो current market की valuation जो है, the mark to market value is done on daily basis for the calculation of daily NAV. तो जो daily NAV होती है वो किस पे होती है? M2M. अगर M2M नहीं होगा, देखिए डेली की NAV किस पे हो रही है? M2M. अगर हम डेली की NAV नहीं बोल रहे हैं तो हम किस पे करेंगे फिर? वो फेस वैल्यू। लेकिन मान लेते हैं, ये क्यों पूछा हमने क्वेश्चन, ये मार्केट में क्यों आया क्वेश्चन? ये इसलिए आया है क्योंकि मान लेते हैं आप इन्वेस्टर हो, आज आप स्कीम अपनी यूनिट्स बेचना चाहते हो, ओपन एंडेड फंड है, अब ये भी समझेंगे हम कितने टाइप के फंड्स होते हैं। आज अगर आप स्कीम बेचना चाहते हो तो आपके पास कितना पैसा जनरेट होगा? दैट इज बेस्ड अपॉन टुडेज क्लोजिंग वैल्यू। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो एडवांटेजेस क्या है? म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर जिसकी सैलरी करोड़ में होती है उसको आप पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कैसा? आप भले ही 500 रुपए लगा रहे हो, आपके 500 रुपए को भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप 500 रुपए का मार्केट में कोई शेयर खरीदने जाओगे तो कोई शेयर मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे आप 500 रुपए में आपकी, क्योंकि आपको क्या मिल रही है? यूनिट मिल रही है। आपका पैसा इनडायरेक्टली सोने में भी लग गया, आपका पैसा डेट में भी लग गया, आपका पैसा इक्विटी में भी लग गया। अ स्मॉल वैल्यू ऑफ इवन 500 रुपीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हो पाते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आज एक इतने बड़ा फंड मैनेजर जिसकी सर्विसेज अगर आप लेने जाते तो आपसे वो हो सकता है सिंगल सेशन के 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए चार्ज कर लेता। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड वी आर एबल टू जनरेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे क्या ट्रांसपेरेंसी है? 3 डॉक्यूमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। सबसे पहला है SID, ये लिख लीजिए, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यानी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एंड नेक्स्ट इज SEI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड द नेक्स्ट इज KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये आपसे क्वेश्चन भी आता है और ये भी पूछा जाता है किम में क्या होता है, साई में क्या होता है, सिड में क्या होता है। तो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड साई किम, सिड साई किम, ये ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट है, जो क्योंकि इसमें हम लोग सब कुछ बता देते हैं कि स्कीम में क्या है। सो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। ट्रांसपेरेंसी के अलावा बेनिफिट हमें मिलता है लिक्विडिटी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स डिफरल, हाँ, अगर आपको देखिए लॉस हुआ, म्यूचुअल फंड आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन इनकम। म्यूचुअल फंड्स आप, क्योंकि देखिए आपका पैसा वो लगा रहे हैं तो टैक्स उनको नहीं पे करना, टैक्स आपको पे करना। तो अगर जब तक रिडीम नहीं करते हैं अपने म्यूचुअल फंड को तब तक आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। तो आपका इस साल का पैसा लगाया हुआ आप 3 साल बाद अपनी टैक्स लायबिलिटी बना सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? टैक्स लायबिलिटी को डिफर कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो। टैक्स बेनिफिट, अब टैक्स बेनिफिट भी मिलता है म्यूचुअल फंड में। ELSS के अकॉर्डिंग जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005 एक्ट है, अंडर 80C सेक्शन के तहत आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलती है, बट इनमें कम से कम 3 साल के लिए हमें अपना पैसा लगा के रखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वीनियंट ऑप्शंस। अब कन्वीनियंट ऑप्शन आपके पास क्या है? आप विड्रॉ कर सकते हो, जिसे आप कहते हो किश्तों में। आपने मान लेते हैं 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया, आप 10,000 रुपए निकाल सकते हो। सिस्टमैटिकली ट्रांसफर भी करा सकते हो। आप ये म्यूचुअल फंड को ये ऑप्शन दे सकते हो STP का कि 5,000 रुपए मुझे हर महीने निकालते जाना है अगले 12 महीने। तो इससे क्या हुआ कि आपने ये भी नहीं हुआ कि आपको ये लगा कि आपने कम रेटों में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल कर दिया। आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ करते रहे 5,000 रुपए हर महीने।
सिस्टमैटिक ट्रांसफर भी कर सकते हो आप, कि आपका भी पैसा इक्विटी में लगा है, हर महीने वही पैसा सेम यूनिट्स का आपका ट्रांसफर कर दिया जाए डेट में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जो सबसे आसान काम है, SIP जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली हर महीना 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए ऑटोमेटिक डेबिट हो सकते हैं किसी स्कीम के लिए। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट कंफर्ट, घर से, मोबाइल से, कहीं से, किसी भी चीज से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत कंफर्ट है। रेगुलेटरी कंफर्ट है, रेगुलेटरी कंफर्ट क्या है, आपके ऊपर आपका पैसा कोई लेके भागने नहीं वाला, कोई कमेटी वाला आपका पैसा लेके नहीं भागेगा, क्योंकि दो लोग यहाँ पे बैठे हैं, AMFI और SEBI। SEBI इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, ये दो रेगुलेटर आपके ऊपर बैठे हैं म्यूचुअल फंड्स में। सिस्टमैटिक अप्रोच होती है इसमें, जो म्यूचुअल फंड में वही सेम चीजें जैसे हम बोलते हैं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारे पास 10 मिनट ही बचे हैं, एंड इन द रिमेनिंग 10 मिनट्स विल बी कंप्लीटिंग। लिमिटेशंस क्या है म्यूचुअल फंड के? अब देखिए सारी बातें हमने अच्छी तो कर ली, अच्छी है कि म्यूचुअल फंड में आप कम पैसा लगा सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कम पैसे को होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, सिस्टम कन्वीनियंस है, बहुत कुछ है, बट फिर भी लिमिटेशंस है म्यूचुअल फंड्स की। क्या लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन है कि पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। आप कितना भी पोर्टफोलियो मतलब उतना कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता है जितना आप पर्सनल लेवल पे, मान लेते हैं मैं, आप कहते हो मुझे कि सर 10 लाख रुपए मेरे को लगाने हैं, तो हो सकता है कि मैं आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से कस्टमाइज कर दूं। बट म्यूचुअल फंड ने तो जिस तरीके से कस्टमाइज करके रखा हुआ है कि इतना पैसा 10% डेट में जाएगा, इतना 90% इक्विटी में जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, इतना वहां जाएगा, उतना होगा ही होगा। सो नेक्स्ट क्या है? चॉइस ओवरलोड। आपके पास चॉइस का बहुत बड़ा ओवरलोड है, आप इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाएं, फिर देयर आर सो मेनी फंड्स। एक ही हाउस से आईडीएफसी अलोन से आप देखोगे कि 84 फंड्स या 100 फंड्स हैं। अब कस्टमर परेशान हो जाता है, इन्वेस्टर परेशान हो जाता है, किस फंड में पैसा लगाऊं, कौन सा रिटर्न देगा। डाइवर्सिफाइड में लगाऊं, डाइवर्सिफाइड में भी वही फंड आ रहे हैं, वहीं पे लग रहा है पैसा, बैलेंस्ड में भी वहीं पे पैसा लग रहा है, 100% इक्विटी में भी लग रहा है, मल्टी कैप में भी लग रहा है वहीं पे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में भी वहीं लग रहा है। तो एक कस्टमर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। आपका कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं। एक म्यूचुअल फंड को चलाने में जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी। अब क्या होगा, फाइनली जो कॉस्ट लगनी है वो किससे ली जाएगी, वो आपसे। नेक्स्ट इज नो गारंटीड रिटर्न्स। रिटर्न की गारंटी थोड़ी है, रिटर्न आएंगे लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग देख सकते हैं, बट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द गारंटी, राइट। 10 मिनट्स और हैं, डोंट लीव, दैट्स व्हाट आई विल से स्टूडेंट्स। हम लोग 10 मिनट में खत्म करने वाले हैं, डोंट लीव 10 मिनट में। बाय द वे, हु इज रियली बोर्ड, टाइप बी, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट। हु इज बोर्ड, टाइप बी, जो बोर हो चुका है टाइप बी। मैं भी सांस ले लेता हूँ, मैं पानी भी नहीं पिया, सी दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ड्रिंक वाटर आल्सो, मैं लेकिन वाटर लाने ही भूल गया आज, मैं पानी लाने ही भूल गया। सांस ले लेते हैं एनीवे। Who is not getting bored? Type NB, not bored. Type NB. Type NB for not bored. Okay. Samreen, Kaushal, Abhishek, Mansi, Gaurav, Ayushi, Harsh, Garima, Swati, Anshika, Arijit, Nikhil, and Simran, Paras, प्रियंका सक्सेना, कीर्ति बसीन, करण बसीन, कार्तिक। मौका चाहिए आप लोगों को मैं आपका नाम बोलूं। व्हाट डू यू वांट? अनुप्रिया, गगन, पूजा अग्रवाल, व्हाट डू यू वांट? प्रियांशी, सुरेश, रोहित। ओके ठीक है, लेट्स मूव अहेड। 9 मिनट्स मोर एंड वी वांट टू कंप्लीट इट। हो गया फिर ब्रेक। सो म्यूचुअल फंड की लिमिटेड पोर्टफोलियो आपका कस्टमाइज नहीं हो सकता, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम में हो सकता है। पीएमएस आपको नहीं मिल सकता, चॉइस आपके पास बहुत सारी है, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, गारंटेड रिटर्न नहीं। नाउ सी, ये जो मैंने आपके लिए माइंड मैप बनाया ना, ये माइंड मैप इतना इजी है। आई विल बी शेयरिंग टुडे आल्सो इन द ग्रुप आल्सो। एक पेज में सोचिए ना, एक पेज में, कैन यू सी दैट? ये माइंड मैप कितनी जगहों पे, कितने पेजेस में है माइंड मैप? इट्स जस्ट अ 1 पेज डॉक्यूमेंट। आपके 40 पेज in 1 page, 1 mind map। आपका काम आसान कर दिया। Isn't it easy for you?
ओके सोनाली, आप मेरे को ये सोनाली से कौन जुड़ा हुआ है? कौशल है या वंश है, अंश जो भी है, या आई थिंक कौन थी लास्ट क्लास में, अंकिता, जो भी हैं जुड़े हुए हैं, सो इनको जस्ट सेंड दी और आस्क दी मैडम टू ऐड हर, और आई विल ऐड यू. You can send me WhatsApp message, I'll add you. Okay, Sonali. Okay. So now limitations हो गई, 2 पॉइंट्स बचे हैं, आखिरी के कुछ मिनट्स रह गए हैं, 7 मिनट है, and I'll finish it. I am on dot on time. 40 pages, 10 concepts. आसान नहीं था ये आज की जर्नी, but congratulate yourself. आपने 20% जर्नी अचीव कर लिया, टाइप 20. जब तक मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, टाइप 20. सो द क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बाय स्ट्रक्चर ऑफ द फंड. म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कैसी है? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के तहत क्या है? ओपन एंडेड फंड है, क्लोज एंडेड फंड है, इंटरवल फंड्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है. ओपन एंडेड फंड कैसे होते हैं? जो हमेशा खुले रहते हैं, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, जैसी एनएफओ आया आपकी मर्जी, आप जब मर्जी, आज आपका एनएफओ खत्म हुआ, कल आप एग्जिट कर जाओ. क्लोज एंडेड फंड क्या है? इसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी है, इसमें आप 3 साल बाद, 5 साल बाद, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल, 2 साल, 5 साल, आपको ये लॉक इन पीरियड रहेगा ही रहेगा. ठीक है, सो मैच्योरिटी के टाइम पे आप इसको विदड्रॉ कर सकते हो. इंटरवल फंड्स कैसे होते हैं? ये मिक्स होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का. इसमें क्या हो सकता है कि जिस समय ओपन हुई थी स्कीम तो ओपन हो गए, बीच में इन्होंने क्या करा, बीच में फिर से इन्होंने क्या करा कि स्कीम को दोबारा ओपन कर दिया, या फिर उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे. सो इंटरवल स्कीम माइट बिकम ओपन एंडेड बिटवीन जनवरी, तो इन्होंने बोला जनवरी 1 से 15 के बीच में हम ओपन एंडेड रहेंगे, बाकी टाइम हम क्लोज हैं, हम नया सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, या जुलाई 1 to 15 हम लोग नया सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. ठीक है, सो द पीरियड व्हेन एन इंटरवल स्कीम बिकम्स ओपन एंडेड आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन पीरियड. जिस समय एक ओपन एंडेड स्कीम, ठीक है, एक इंटरवल स्कीम ओपन एंडेड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड. द पीरियड बिटवीन द क्लोज ऑफ ट्रांजैक्शन पीरियड एंड द ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरवल पीरियड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन से होते हैं? ये वो फंड है जो सेंसेक्स, जो भी हमारे एक्सचेंज हैं, बेसिकली उनको ट्रैक करते हैं, उन पर ट्रेड होते हैं और उनको ट्रैक करते हैं. ETF are those mutual fund that are traded on stock exchange just like any other stock. जैसे आप स्टॉक को खरीदते बेचते हैं, इसी तरीके से ये डेली जैसे बाकी सारे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक NAV डेली आती है, जैसे मैंने आपको बताया 11 रुपीज 20 पैसा. तो आज और कल दोपहर के 2:30 बजे तक अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हो, आज के 2:30 बजे के बाद कल दोपहर के 2:30 बजे तक आपको 11 रुपीज 20 पैसा ही मिलेगा. लेकिन ये ETF क्या होते हैं? ये बिल्कुल जैसे शेयर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता है, इनका बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है. 11 रुपीज 20 पैसा से 10 रुपए आ गया, 11 रुपए आ गया, 12 रुपए आ गया, 13 रुपए आ गया, 11 रुपीज आ गया. तो आप जिस रेट पे इसको बाय करेंगे आपको उस रेट पे ये मिलेगी. उन्हें हम बोलते हैं ETF. ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह है ये यूनिट, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ये क्या है? ऊपर नीचे इनको आप खरीद बेच सकते हो. सो ETF इज ट्रेडेड फॉर द एंटायर डे. It give multiple opportunity prices at which investor can either exit or entry. So ETF और नॉर्मल फंड में बस इतना ही फर्क होता है. नॉर्मल फंड की जो NAV है वो कट ऑफ डेट और टाइम, लास्ट कट ऑफ डेट और टाइम से होती है, और ETF में क्या होता है? कंटिन्यूअस NAV बदलती रहती है, लाइक द शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट. सो द सेकंड थिंग इज बाय मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं. द फर्स्ट इज एक्टिवली मैनेज फंड. एक्टिवली मैनेज फंड कौन से होते हैं? फंड मैनेजर हैज द एबिलिटी टू चूज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. और पैसिवली दूसरे होते हैं पैसिव फंड. पैसिव फंड में क्या होता है? ये इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, ये बिल्कुल इंडेक्स के बेसिस पे कुछ नहीं कर रहे हैं. इन्होंने बोला जैसे जैसे इंडेक्स जाएगा, S&P में मान लेते हैं कोई स्टॉक गिर गया, मतलब मान लेते हैं ITC पोर्टफोलियो से बाहर हो गया, तो इन्होंने क्या करा? अपना ITC अपने पोर्टफोलियो से अपना उतना जो जितना था उतना बेच दिया पोर्टफोलियो. ITC बढ़ गया तो ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल S&P या BSE सेंसेक्स को कॉपी कर रहे हैं. सो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड टेंड टू मिरर दी. तो जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ता है, क्योंकि सेंसेक्स की कॉपी है, इन्होंने क्या करा? जितने शेयर्स सेंसेक्स में थे उन सारे शेयर्स को इन्होंने अपने पास रख लिया वैसा. एंड जैसे जैसे वो बाहर होते रहे वैसे वैसे ये विड्रॉ करते रहे. तो ये बिल्कुल क्या करेंगे? बिल्कुल सेंसेक्स की कॉपी करेंगे या निफ्टी की कॉपी करेंगे. और परफॉर्मेंस भी इनकी कैसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल कैसी होगी? सेंसेक्स, निफ्टी या इंडेक्स जैसी होगी. इनको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बाय मैनेजमेंट पोर्टफोलियो.
इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। अब इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स हमारे पास बहुत बड़ी है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में हमारे पास क्या है, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, मनी मार्केट है, गोल्ड फंड है, इंटरनेशनल फंड है। इक्विटी मैंने आपको बताया अभी। फिक्स्ड इनकम में आपके पास फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान FMP होते हैं। मनी मार्केट में जैसे टी बिल्स हैं, गोल्ड फंड में गोल्ड है, इंटरनेशनल फंड में जो इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसी की और डिटेल हम लोग देख लेते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है इक्विटी। सेबी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन कौन से हैं, इक्विटी। अब इक्विटी भी बहुत सारे तरीके की है। द फर्स्ट इक्विटी इज मल्टी कैप। मल्टी कैप इक्विटी क्या है, मल्टी कैप में क्या होता है, लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है और स्मॉल कैप भी होता है। इस फंड में कितना पैसा लगता है, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25%। अब ये लार्ज कैप स्टॉक या लार्ज कैप क्या होता है, लार्ज कैप जो पहले 100, देखिए मार्केट जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में टोटल कैपिटल होती है, उसे हम बोलते हैं मार्केट कैप। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा अभी, हो सकता है 8-10 मिनट और ज्यादा लग जाएंगे 8 मिनट 7-8 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है, चलेगा? एवरीबडी इज ओके विद दैट? 7-8 मिनट और ओके। तो मार्केट कैप क्या होती है कि जैसा शेयर मार्केट में मान लेते हैं एक स्टॉक है 10 रुपए का और टोटल मार्केट में 100 स्टॉक्स हैं, तो टोटल मार्केट कैपिटल कितनी हो गई, 100 × 100 = 1000। तो जो सेंसेक्स है पूरा, जो इक्विटी मार्केट है, उसमें जितने भी शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं और उनकी जितनी भी एक यूनिट की वैल्यू है, उस सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो क्या बन जाती है, मार्केट कैप, एम कैप। तो जो टॉप 100 शेयर्स हैं, जो टॉप 100 कंपनी जो मार्केट कैप है, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। 100 से लेके 250 तक हम लोग क्या बोलते हैं, मिड कैप। और 251 से लेके आगे की जितनी कंपनियां हैं वो क्या है, स्मॉल कैप। गॉट इट? क्लियर हुआ? टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप, 100 से लेके 250 कंपनीज मिड कैप, 251 कंपनी से लेके स्मॉल कैप। नाउ तो मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फंड्स में जहां पे 25% लार्ज कैप में पैसा लगेगा, 25% मिड कैप में लगेगा, 25% स्मॉल कैप में लगेगा। अब लार्ज कैप मैंने आपको जैसे बता दिया, फर्स्ट 100 कंपनी फुल कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप। अब अगर आप खाली लार्ज कैप में लगा रहे हो तो सेबी ये कहता है 80% पैसा आपका इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, गॉट इट? तब हम इसको लार्ज कैप बोलते हैं, लार्ज कैप फंड। अब लार्ज एंड मिड कैप फंड कौन सा होगा, जहां पे मिनिमम 35% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हो। मिड कैप क्या होगा, मिड कैप जहां पे 100 से लेके 250 कंपनी, 65% ऑफ टोटल एसेट्स। मिड कैप में कितना पैसा लगेगा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड, जो टॉप 100 से लेके 100 258 कंपनी है उसमें 65% ऑफ टोटल एसेट्स, 65% से ज्यादा टोटल नहीं लगेगा। जो स्मॉल कैप है उसमें कितना लगेगा, 65% ऑफ टोटल एसेट्स। मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए स्मॉल कैप फंड में, 65% ऑफ टोटल एसेट्स। नाउ डिविडेंड यील्ड, व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड यील्ड 65%, अगेन डिविडेंड यील्ड में भी क्या है 60%, जो आपकी डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड, वहां पे भी 65% ऑफ टोटल एसेट्स। कॉन्ट्रा फंड, देखिए मार्केट में दो तरह, एक नया टाइप का फंड होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड। जैसे कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, जो बिल्कुल उल्टा चलता है। जैसे इस समय कोई ये कहे कि बैंकिंग फंड इस समय क्या होगा, कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि जो मार्केट से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। या आप इस समय कोई जैसे रियल एस्टेट हो सकता है आज की डेट में कॉन्ट्रेरियन फंड हो, क्योंकि मार्केट से अलग चल रहा है। सो 65% ऑफ टोटल एसेट्स। इसी तरीके से फोकस फंड 30, इसमें 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, 65% से ज्यादा टोटल एसेट्स नहीं इक्विटी के। सेक्टोरल फंड में अगेन डिफरेंट सेक्टर्स होंगे, 80% ऑफ टोटल इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी ईएलएसएस में 3 साल का लॉकिंग होगा, टैक्स सेविंग होगी, और 80% ऑफ टोटल एसेट्स मैक्सिमम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड। अब 80% अगर, जहां पे मैं 85, 80, 65, 60 बोल रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि 80% इक्विटी होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होगा, डेट होगा या कमोडिटी होगा। फ्लेक्सी कैप क्या है, 65% ऑफ टोटल है। अब फ्लेक्सी कैप क्या है, जो हमारा ये क्या था, ये क्या है, मल्टी कैप। अब फ्लेक्सिबल कैप, यहाँ फ्लेक्सी क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे लार्ज कैप में 65 लगा दिया, मिड कैप में आपने 10 लगा दिया, स्मॉल कैप में 10 लगा दिया, सो इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी कैप। अब हुआ डेट, अब डेट हुआ उधार में मैंने जैसे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बताएंगे। ओवरनाइट, उधार में कैसे हो सकते हैं, ओवरनाइट फंड, 1 डे मैच्योरिटी। लिक्विड फंड 91 डेज टी बिल्स, जिनमें 90 डेज में मैच्योरिटी हो जाती है।
अल्ट्रा शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीना शॉर्ट टर्म डेट फंड उधार वाले, लो ड्यूरेशन फंड 3 से 6 महीना ओपन एंडेड, मनी मार्केट अप टू 1 ईयर, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 years, medium duration 3 to 4 years, medium to long duration 4 to 7 years, long duration fund greater than 7 years. डेट में ये सारा डेट है। डेट देखिए, डेट का कहां लग रहा है पैसा? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड कहां हुआ? ओपन एंडेड डेट इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जहां पे AA प्लस सिक्योरिटीज होंगी, AA प्लस कंपनी होंगी, 80% ऑफ टोटल एसेट्स, 80% होगा टोटल एसेट्स का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में। रिमेनिंग क्या होगा? तो अब ये यहाँ पे ये क्या हम लोग क्या करें, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड क्या है? ये भी अगर हम देखें तो जो कंपनी है क्या इशू करती है अपनी तरफ से कॉर्पोरेट CD, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं CD, कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो है तो ये उधार ही कंपनी की तरफ से, तो AA प्लस कंपनीज 80%। क्रेडिट रिस्क फंड, यहाँ पे AA कंपनी होगी जिनकी रेटिंग AA है, 65% से ज्यादा नहीं। बैंकिंग एंड PSU फंड मिनिमम 80% ऑफ टोटल एसेट्स। अगेन डेट, गिल्ट फंड, गवर्नमेंट डेट 80% ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी सारा का सारा पैसा 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा गिल्ट फंड में। फंड विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा 80%, सारा का सारा मतलब 80% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगेगा। फ्लोटर फंड कैसा है? जहां पे फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इंस्ट्रूमेंट मार्केट में जो है फिक्स रेट भी हो सकता है, फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। जैसे फिक्स रेट आपका क्या है अभी, फिक्स डिपॉजिट में क्या है? फिक्स रेट। बाकी RD कैसा है? फ्लोटिंग रेट। तो RD हुई, T बिल हुए या कुछ और हुआ, इसमें क्या मिक्सचर, इसमें फ्लोटिंग और फिक्स का मिक्सचर रहेगा। कितना? 80% पैसा कहाँ लगेगा? डेट में। इसको हम बोलेंगे फ्लोटर फंड। सो ये इतने कैटेगरी के फंड है जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बता दी। फिर नेक्स्ट कैटेगरी फंड है आपका हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड, अगेन हाइब्रिड कैसा होगा? मिक्स होगा। अब कैसा मिक्स होगा? कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो सकता है। इसमें 75 से 90% ऐसा पैसा जो है प्रिडोमिनेटली डेट में लगेगा, हाइब्रिड डेट। इस यहाँ पे हम बेसिकली हाइब्रिड डेट, बैलेंस्ड हाइब्रिड। अब यहाँ बैलेंस्ड हाइब्रिड की जब हम बात कर रहे हैं 40 से 60% पैसा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड, यहाँ क्योंकि बैलेंस है। फिर हाइब्रिड हो सकता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज, डायनेमिकली मैनेज्ड, जिसमें आपकी एज के हिसाब से हो सकता है, डायनेमिक एलोकेशन है, बैलेंस है इसमें डेट एंड इक्विटी का। मल्टी एसेट क्या है? 3 एसेट क्लास में लग रहा है, इक्विटी, डेट, कमोडिटी या फिर कोई और। सो 3 एसेट क्लास में क्या है? मिनिमम एलोकेशन एक एसेट में कितना होगा? 10%, मतलब 10% से कम नहीं कर सकते। कमोडिटी में लगा रहे हो 10 से नीचे नहीं जा सकते, डेट में लगा रहे हो 10 से नीचे जा सकते, इक्विटी में लगा रहे हो 10 से नीचे नहीं जा सकते। तो एक एसेट क्लास में 10% से नीचे नहीं होगा, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन आप कर सकते हो। ये हाइब्रिड है। आर्बिट्राज फंड होता है। देखिए आर्बिट्राज जो शब्द है वो वहां से वो आया है, ये बेसिकली मंडियों से। मंडियों में आर्बिट्राज होता है। आर्बिट्राज क्या होता है कि जब आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट कर लेते हो। जैसे मंडी में क्या होता है कि आपने गेहूं है, आज आपने गेहूं की, मान लेते हैं, मुझे भी गेहूं का रेट पता नहीं है कितने रुपए क्विंटल चल रहा है, मान लेते हैं कोई भी कमोडिटी है उसका रेट अभी 1800 रुपए क्विंटल है। तो आपने क्या बोला कि आशीष सर 1800 रुपए क्विंटल का रेट है, मार्केट में चाहे 2500 का रेट हो जाए चाहे 2000 का रेट हो जाए, हम 2000 रुपए तय कर लेते हैं, चाहे भले 1400 का रेट हो गया। मुझे आप 30 अक्टूबर को इतने किलो इतने क्विंटल गेहूं दोगे, ठीक है, 30 अक्टूबर को, उसका रेट 2000 रुपए होगा। अब मार्केट चाहे 1400 रुपए क्विंटल चली जाए या 2500 रुपए क्विंटल चली जाए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रिस्क मिटिगेशन। ये करेंसी में भी किया जाता है, ये मंडियों में भी किया जाता है, ये कमोडिटी मार्केट में भी किया जाता है। रिस्क मिटिगेशन। अब रिस्क मेरा हो सकता है कि अब उस दिन रेट 1400 हो जाए तो मेरा लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट हो गया, और अगर 2500 हो गया मार्केट में कमोडिटी का रेट तो मेरा लॉस हो गया, बट करना पड़ता है आर्बिट्राज। सो इक्विटी सेविंग भी हो सकती है। इक्विटी सेविंग क्या है? इक्विटी सेविंग स्कीम में क्या होगा? 65% टोटल इक्विटी में लगेगा, 10% डेट में लगेगा, और ये सारी चीजें इक्विटी सेविंग स्कीम अलग से आती हैं,
वहां ये सारा का सारा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। फिर कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसा? रिटायरमेंट फंड हो सकता है, इसमें 5 साल का लॉक इन होता है बेयर मिनिमम, जो आप रिटायरमेंट के लिए बना रहे हैं। चिल्ड्रन फंड हो सकता है, 5 साल की मैच्योरिटी लॉक इन। इंडेक्स फंड होता है, ETF, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें ये क्या होगा? सेंसेक्स का या इंडेक्स का रेप्लिका होगा। ये 95% पैसा कहाँ होगा? सेंसेक्स कंपनीज में, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स, ठीक है। और इसके अलावा फंड्स ऑफ फंड्स, इसको हम लोग फंड्स ऑफ फंड्स भी बोला जाता है। ये क्या होते हैं फंड्स ऑफ फंड्स? ओवरसीज या डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि अभी तक अगर आपने देखा होगा, पीछे सारा पैसा हम लोग 80% तक लेके आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 75-80 इक्विटी में, इससे ऊपर नहीं ला रहे हैं। लेकिन फंड ऑफ फंड्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? फंड ऑफ फंड में हम लोग 95% ऑफ टोटल एसेट्स में पैसा लगा दे रहे हैं। अब 95% ऑफ टोटल एसेट्स कैसे हैं? जहां पे आप इक्विटी में 100 मतलब 95% इक्विटी में लग गया, खाली 5% डेट में लगा, तो या ओवरसीज मार्केट, या जैसे आपने कहा हाँ ये शांघाई इंडेक्स हो गया, कोई और इंडेक्स हो गया, वहां पे आपने लगा दिया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आपका लग गया पैसा। सो दिस इज ऑल। अदर स्कीम कौन कौन सी हो सकती है हमारी? फिक्स मैच्योरिटी प्लान, जैसे मैंने आपको बताया 5 साल का लॉक इन, 10 साल का लॉक इन, 3 साल का लॉक इन। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड हो सकता है, जहां पे आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि ग्रोथ का तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, बट आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कैसे हो सकते हैं? जैसे पीआरसी इंफ्रा फंड है, गवर्नमेंट का नाबार्ड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में डेट फंड है, यहाँ पे पैसा लग रहा है। उसके अलावा रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे क्या होता है? रियल एस्टेट में पैसा लगता है। ये म्यूचुअल फंड सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये एक रिक्वायरमेंट होती है रियल एस्टेट ट्रस्ट के तहत कि 35% पैसा जो है फिजिकल एसेट में लगना चाहिए, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में होना चाहिए 35% पैसा, और 75% नॉट लेस देन 75% इन नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम, और 75% नेट एसेट्स में होना चाहिए, और बाकी जो अब और मिनिमम एटलीस्ट 35% फिजिकल एसेट्स में होना चाहिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये सेबी के साथ रजिस्टर किए जाते हैं इन कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट, तो REIT बोला जाता है इनको। स्मार्ट बीटा फंड होते हैं। अब बीटा फंड कैसे होते हैं? ये ETF ही होते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये अपने आप मतलब प्लस या माइनस डाउन प्ले अप्ले कर देते हैं, स्मार्ट बीटा फंड्स। उसके अलावा होते हैं क्वांट फंड्स। क्वांट फंड में क्या होता है? ये डेटा एनालिसिस और नंबर पे रिलाई करते हैं। और फिर लास्ट कैटेगरी है हमारे पास इंटरनेशनल REIT, जब आप बाहर पैसा लगाते हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी कहाँ? बाहर के। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, और सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं उसमें। द लास्ट टॉपिक एंड 2 पॉइंट्स, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की हम ग्रोथ देखते हैं तो द शेयर ऑफ म्यूचुअल फंड ओवरऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज रीजन फ्रॉम 10% था खाली म्यूचुअल फंड 2016 में, 12% हो गया 2017 में, 14% हो गया 2018 में। और इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शेयर हैज गॉन अप फ्रॉम 0.33% 2008 में सिर्फ 0.33 था, और ये डबल हो गया 2018। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट म्यूचुअल फंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। 20% ऑफ योर सिलेबस इज डन, टाइप 20। आई नो आज का थोड़ा लेक्चर लंबा था, कुछ बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि 40 पन्ने आप नहीं पढ़ सकते। 40 पेजेस यू कुड नॉट रीड, जो आपने यहाँ बैठ के कर ली। राइट और राइट? ओके, बाय फॉर नाउ एंड टाइप 20। टाइप 20। सिमरन, यू आर आस्किंग समथिंग? यस सर, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? सी ये दोनों एग्जाम, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप ऑफलाइन दें। आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है कि वहां पे प्रॉक्टर आपके सामने बैठा होता है, और वो छोटी सी भी आपने इधर देखा तो वो क्या करते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आप कॉपी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। तो प्रेफरेबली हम लोग ये रिकमेंड करेंगे कि आप इसको ऑफलाइन दें, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑनलाइन। सर, ऑफलाइन में डेट्स कुछ फाइनल्स हैं? ये आप हमारे यहाँ से जो दिशा मैडम है वो कनेक्ट कर लेंगे आपसे, या दिशा मैडम से आप कनेक्ट कर लेना। डेट्स के बारे में और सबके बारे में दिशा मैडम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। दिशा मैडम तो आपके साथ ग्रुप में आप सभी कनेक्टेड हैं। डेट्स आपको कभी की भी मिल जाती हैं, अगर आप जितनी जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उतनी जल्दी आपको डेट्स मिल सकती हैं।
अभी जैसे ही हम लोग 12 तारीख को ये कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये 6 तारीख को ये 6 डेज के बाद हमारी तरफ से एक मॉक आएगा, उसमें 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। जो बच्चा 50% नंबर उस मॉक में लेके आएगा उसी को हम फॉर्म भरने देंगे। 6 चैप्टर्स के बाद आपका टेस्ट होगा, उस मॉक को जो क्वालिफाई करेगा तभी आप उसी के बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं होगा। 50% क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने हैं हमारे आज 2 चैप्टर हो चुके हैं, ऐसे 6 चैप्टर होने के बाद आई विल बी गिविंग यू मॉक, यू नीड टू क्वालिफाई द मॉक। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question, anyone? Okay, congratulations by the way, once again I would like to congratulate you, 20% सिलेबस आपका हो चुका है। पीडीएफ में आज आपको, क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरे से पीडीएफ मांग रहे थे, आई थिंक सिमरन ने कहा था या किसने मेरे को व्हाट्सएप किया था, somebody WhatsApp me, I will be sending you PDF today, ठीक है। आज आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पढ़ने को आप पढ़ सकते हो एंड पढ़ना भी चाहिए। नाउ यू हैव 80 पेजेस टू रीड, समय निकाल के थोड़ा पढ़ लो। बाकी जितना मैंने क्लास में आपको बताया, आई हैव गिवन यू द कंप्लीट नॉलेज। यस, दोनों चैप्टर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, आगे के चैप्टर्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, डन फॉर नाउ, शैल आई लीव? परफेक्ट, थैंक यू पलक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आई एम कमिटेड टुवर्ड्स योर NISM सर्टिफिकेशन एग्जाम एंड आई एम कमिटेड फॉर योर फ्यूचर। आपको इसके अलावा भी इफ यू फील एनी टाइम आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, बिकॉज आई लव हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेटिंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। आपको लगता है समवेयर यू आर नॉट फाइंडिंग इट राइट, maybe you can just drop a WhatsApp, maybe I may not be able to reply you back immediately, maybe one day I'll take or 2 days I'll take, but I will reply back. So that's perfectly from my end. So I am honestly committed towards your life, particularly for NI। सबसे पहले मेरा आपका कमिटमेंट NISM सर्टिफिकेशन तक है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्योंकि मेरा कमिटमेंट शो होता है, आपका कमिटमेंट शो होता है, तो हमारा कमिटमेंट शो होता है। मेरा कमिटमेंट शो होता है, आपका कमिटमेंट शो होता है, तो हमारा कमिटमेंट शो होता है, राइट? बाय फॉर नाउ, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। मैं बाकी डिटेल्स आपको सेंड करता हूँ।